अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब की कौमी असम्बली की एक नशस्त का इंतखाबी तनाज़ा इस वक्त एक कौमी इशू बन गया है, जबकि इसी पंजाब में सेनेट का इलेक्शन जो एक बड़ा बैटल फील्ड लग रहा था, वहाँ सब कुछ खुश असलूबी से तय पा गया। हमारी सियासत हैरान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट रेफरेंस पर क्या राय देती है, इसका इंतजार ताहाल जारी है। उधर बलूचिस्तान एक बार फिर सेनेट इंतखाब में तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज बन गया कि अब्दुल कादिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब भी मौजूद हैं और पीटीआई का कोई बाज़ाबता उम्मीदवार भी नहीं। सब अंगुश्त बदंदा हैं कि हो क्या रहा है। सिंध और पख्तूनख्वा में जुस्से से बड़े हिस्से की कोशिशें भी जारी हैं और इस्लामाबाद का मारिका अब सबसे बड़ा सेनेट का इलेक्शन बन गया है। यही तमाम पहलू आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। जो मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पान तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये जो डस्का में हुआ NA 75 और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला इस पर दिया गया है, हुकूमत का इसको चैलेंज करने का इरादा, इस पर राय क्या है आपकी? देखिए, जो इलेक्शन हो रहा था वजीराबाद के अंदर भी और खुद डस्का के अंदर भी, जिस तरह से वहाँ पे सारा दिन जो फायरिंग की गई, कत्ल गारत हुई है, जो एविडेंस आई है, उसके बाद यही फैसला बनता था। और इनका एतराज़ ये है जी, उन्होंने तो पहले 20 की बात की थी, तो पहले 20 की एविडेंस थी। जैसे जैसे एविडेंस आती गई है वो इलेक्शन कमीशन के पास गई है। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बेबस था। कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई DPO, कोई कमिश्नर, कोई उनका फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई फ़ोन सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये अगवा किए गए हैं। ये तो मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ना चाहिए कि किन्होंने अगवा किए, उनके खिलाफ केसेस दर्ज होने चाहिए। जो बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को और IG को, उनसे पूरी तहकीक होनी चाहिए और फिर इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन लेकर गए थे, किन्होंने अगवा किए थे। उनको तो बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए, उनको आइन और कानून के सामने लाना चाहिए। असल में तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे इदारे हैं, अगर ये ठीक फैसले करने शुरू कर दें तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो रिजॉल्व हो जाएंगे, जो हल हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। जो PTI का फॉरेन फंडिंग का केस पड़ा हुआ है, उस पर भी तकरीबन सारी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को उस पर भी फैसला करना चाहिए। बाकी इनका हक है, ये सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहां पे जाना चाहते हैं ये जाएं, वो उनका हक है। लेकिन वहां पे लोगों को जिस तरह से महरूम करने की कोशिश की गई है जेन्युइन मैंडेट को, उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उस पर उन्होंने अपनी सुध किया उनकी, कि उनकी कोई बात सुनने वाला ना हो इलेक्शन कमीशन की सारी रात, और सारी रात वो लोगों को फोने करते रहे और कोई बंदा अवेलेबल ना हो। तो ये कैसे मुमकिन है इस मुल्क के अंदर? अगर ये तो तहरीक इंसाफ तो कहती थी कि हम तो इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, इलेक्शन इस तरह से होगा, उस तरह से, तो अब कबूल करके जाएं दोबारा। सदाकत अब्बासी साहब, आप लोगों ने तो क्रेडिट भी लिया, देखिए इदारे आज़ाद हैं, मगर फैसले के बाद आप लोग पीछे हट गए। अब आप कहते हैं कि हम दोबारा इलेक्शन के फैसले को भी चैलेंज करेंगे और इंतजामी ऑफिसर्स के खिलाफ जो कार्रवाई का EC कह रहा है, आप कहते हैं आप उसे भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये क्या बना नया पाकिस्तान में? लेकिन इदारों का एक प्रोसीजर होता है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम मुझे क्यों निकाला, इनके पीछे कोई और है, इनके फैसले बोगस वाले, हम ये बातें नहीं करते। हमारा ये आईनी कानूनी हक है। हमारे हिसाब से ये फैसला ठीक नहीं हुआ। इस फैसले पे जो अननेसेसरी इन्होंने एक मीडिया कैंपेन की, अननेसेसरी एक दबाव डाला कि एकदम से 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा था, एक हल्के में ये जीते, वहां इंतजामिया भी ठीक थी, पुलिस भी ठीक थी, बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस हल्के में ये हारते वहां ये वावेला बनाते हैं और एक नैरेटिव बनाते हैं। तो बहरहाल हम इदारों का एहतराम करने के बावजूद, इदारों का जो ड्यू प्रोसेस है, अगर हमें उस पर एतराज है तो मेरा ख्याल है ये हमारा लीगल, आईनी, अखलाकी, सियासी हक है कि हम अपने ऊपर वाले फोरम पे जाएं और अपने लिए रिलीफ चाहें। हम समझते हैं कि ये फैसला एक दबाव में हुआ, एक माहौल बनाया गया। हालांकि 20 हल्कों का वो खुद 20
पोलिंग स्टेशन का वो खुद कह रहे थे कि उनको कंफ्यूजन है, बाकी को तो वो उनका। अब्बासी साहब बड़ी माजरत, आप जो अभी मैं ऑपोजिशन को या मुस्लिम लीग नून को या आपके मुखालिफिन को अगर एक लम्हे के लिए एक तरफ रख दूं, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि वोटर्स को आजादाना हक के राय दही इस्तेमाल करने का माहौल नहीं मिल सका, पुरअमन तौर पर वोटिंग नहीं हो सकी, आप इलेक्शन कमीशन की इस राय से इख्तिलाफ करते हैं क्या? देखें, जहां ये मसला हुआ वो 20 पोलिंग स्टेशन थे, 2 कंटेस्टिंग पार्टी थी, दोनों की डिमांड ये थी कि हम तो कहते थे इलेक्शन ठीक हो गया, चले मुखालिफ पार्टी कहती थी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने लिख के इलेक्शन कमीशन को दिया कि उनको 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई इतराज नहीं है, 20 पे इतराज है, जो हमने उसी वक्त मान लिया। लिहाजा वो हम समझते हैं कि ये इस तरह ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है कि आप जब कोई इलेक्शन जहां जहां प्रॉब्लम हुई है वहां पे इलेक्शन री इलेक्शन होनी चाहिए। ये तो नहीं कि सारी इंतजामी मशीनरी सारे अखराजात दोबारा। अब्बासी साहब दुरुस्त, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, मेरा सवाल फिर वही है, इलेक्शन कमीशन की जो ऑब्जर्वेशन है जो मैंने भी आपके सामने रखी, एक संजीदा चार्जशीट है, क्या पीटीआई या आपकी हुकूमत इससे इख्तिलाफ करती है या इत्तफाक करती है? आयशा, जो ये एतराज है ये उन्हीं एरियाज में है जिन पे रिजल्ट का भी मशकूक है और जिन पे अगर कोई एतराज आता है तो वो एतराज में गुंजाइश है, उसमें एक वाज़े फर्क है, तो इसलिए उनकी तो बात मानी। एक और बात है ना, मैं चलें ये तो बात आपकी मान ली, हमने भी मान ली, 20 हल्कों का प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, उनकी डिमांड थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तो कहते हैं सारा कुछ ही अंधेरा है, सब जगह पे अंधेरा है, इसके पीछे कोई और है, उसके पीछे तो कम से कम ये तो माने ना कि अगर कहीं इलेक्शन में गलती हुई है तो वो गलती मीडिया को भी नजर आई, वो इलेक्शन कमीशन को भी नजर आई, वो इनको भी नजर आई, वो हमें भी नजर आई। ये जो सारा दिन कहानियां डालते हैं, फलानी मखलूक, ऊपर वाली मखलूक, खलाई मखलूक, जमीनी मखलूक, वो तो सारा धोखा और फ्रॉड है ना। अगर 21वीं सदी में कोई कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है तो वो नजर आई है। हम भी ये कहते हैं 20 का एतराज जायज है, सारा इलेक्शन नल एंड वॉइड करार देना हम समझते हैं कि ये निजाम के साथ, इदारों के साथ, मुल्की वसाइल के साथ ये मुनासिब नहीं है। तो अब हुकूमत यहाँ खड़ी है कि 20 पे करवाएं, पूरे हल्के में ना करवाएं, मतलब आप चैलेंज ही कर रहे एक तरह से। हमारे साथ आरिफ फजल चौधरी साहब हैं। देखिए ना, हमारा बड़ा वाज़ेह चीज है कि आज अगर 20 पोलिंग स्टेशन पे है तो वो लगा है, वहाँ पे वो थैले लेट आए हैं, वहाँ पे मसाइल है। अब्बासी साहब वो फैल गया ना, फायरिंग के वाकयात की वजह से वो फैल गया कि खौफ हरास की सूरत। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर होते तो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट सर वो शहर के इलाकों में फायरिंग के ज्यादा वाकयात हैं, ये थैले नहीं आए, ये थोड़े देही इलाकों के ज्यादा वाकयात हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, डस्का में आपको शिकायत रही, इलेक्शन कमीशन के पास आप लोग गए, आपकी बात सुनी गई और फिर उस बात को आपको सुनवाई भी मिली। आपके दौर में ये ना हो सका, 4 माह का धरना हुआ और उसके बाद फिर वो 4 हल्के जो आज तक ये बार बार दोहराते हैं अपनी हर तकरीर और हर बात में, कुछ फर्क तो आया है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपकी बात मानी गई। मैं समझता हूँ कि हमारी बात नहीं मानी गई, बल्कि आइन और कानून की बात मानी गई। जो आइन और कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो किया है। और हमारे जो हुकूमती इस वक्त मेंबरान है या हुकूमती जो तर्जुमान है, उन्हें इस बात की शदीद तकलीफ है कि इनके दौर में किसी इदारे ने इनकी मंशा या इनकी मर्जी के खिलाफ और इनके भरपूर आप ये कहें कि दबाव के बावजूद हक और सच का फैसला कैसे दे दिए। अभी ये जो सारी बात भाई साहब फरमा रहे हैं, देखें बात ये नहीं है इतना 20 पोलिंग स्टेशन और ये वो जो मनाजिर NA-75 के आपका मीडिया पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को सारा दिन दिखाता रहा है। आप क्या समझते हैं कि उसमें कोई भी वोटर डस्का का क्या पुरअमन तरीके से अपनी मर्जी से एक पीसफुल माहौल में क्या अपनी वोट कास्ट कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। गोलियां चल रही हैं, कतारें बनी हुई हैं वोटर्स की, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं और हरासा किया जा रहा है वोटर्स को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया जा रहा है। और मैं ये बात से पूरा नहीं कर रहा, उसमें इंतजामी है। पोलिंग 20 पे होती है या इलेक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया गया है। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हुकूमत का दबाव और हुकूमत की जो मैं ये कहूँगा कि धौंस और धांधली है वो इस बात से साबित होती है जो पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम वहाँ पे इंतजामिया काम कर रही है, सही है, कमिश्नर है, SSP हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई सस्पेंड करना, ट्रांसफर करना और ये
और वो तो ये भी चैलेंज करने जा रहे हैं। तारिक साहब इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये जो शदीद इख्तिलाफ है आप लोगों का एक दूसरे से, मगर सेनेट इंतखाब में जिस मुफाहमत के अंदाज से आप लोगों ने अपनी नशिस्तें तकसीम करके MPs को वोट डालने की ज़मीन में, क्या बात है, ये कितने आराम से और खुश असलूबी से तय पाया, कैसे? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले तारिक साहब बात कर रहे थे जिसमें एक दूसरे के आपकी शदीद इख्तिलाफात और फिर जो डस्का में हुआ उस पर गुफ्तगू हो रही थी। पंजाब में आप लोगों ने मिल बैठकर मामला तय कर लिया, सीटें बांट ली, वहाँ आप लोगों को नहीं पता चला कि MPs को अपना हक इस्तेमाल करना है, वोट डलना है और फिर सेनेट बनना है। ये इतनी खुश असलूबी से कैसे मामला तय किया आप लोगों ने? देखिए, अगर कहीं पर सैनिटी प्रिवेल करती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बजाय कि हम हुकूमत थे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते और ये पैसे वाले हैं, इनके पास बहुत पैसा है, आपको पता है, बहुत इन्होंने कमाया है मुख्तलिफ ज़राए से, तो ये पैसा इस्तेमाल करते और उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही था जो होना था। जैसे हमारे भाई चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनके पास 6 मेंबर होते हैं और ये 3 सेनेटर निकाल लेते हैं, तो ये तो हर बंदे को पता जाए इन्होंने पैसों से इस बार तो इन्होंने अपना बंदा बिठाया है वहां से। मैं यही तो पूछ रही हूँ, जादू क्या चलाया है, मुफाहिमत क्या की है आपने? हालांकि आपके लोग तो कह रहे थे कि नून लीग वाले आपको वोट देंगे। देखिए, हमने एक अवामी दबाव, एक अवामी अवेयरनेस कैंपेन चलाई है। आज भी हम चाहते हैं ये जो इलेक्शन, ये मरकज में ये मंडी लगाना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं और ये कहते हैं हम बड़े बादशाह हैं, ये इस तरह के मामलात के बादशाह थे ना। आपने आपको जरदारी साहब बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं और हम सारे मान भी लेते हैं कि वो चैंपियन है, चलें सियासी क्रेडिट उनको देते हैं, लेकिन वो चैंपियन ऐसे ही होते हैं ना कि MNAs MPs को ओब्लाइज किया, उनको जाहिर है फायदे दिए। और आपके सामने है कि जो सेनेट के इलेक्शन में KP में पिछले साल हुआ था, हम उस वक्त भी तारीख की राइट साइड पे खड़े थे, हमने अपना नुकसान किया, लेकिन पाकिस्तान में मोरालिटी की सियासत को परवान चढ़ाया इमरान खान ने। आज भी हम सेनेट में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले या नून वाले चाहते हैं कि कहीं गिव एंड टेक हो, कहीं खरीदो फरोख्त हो, कहीं मामला था, तो अगर पंजाब में अच्छा हो गया तो ठीक है, 5 सेनेटर इनके बन गए। अब्बासी साहब, मामला इतना भी सादा नहीं है जिसे आप कह रहे हैं अच्छा हो गया। मामला सेट कैसे किया गया है? चौधरी मंजूर साहब, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने अपना बंदा बिठाया, परवेज इलाही साहब ने आप लोगों के मामलात सेट किए, गिलानी साहब ये दावा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसकी तौसीक करती है कि 12 MNAs ये कह रहे हैं पंजाब से कि वो इस शर्त पर गिलानी साहब को कौमी असम्बली में वोट देंगे अगर नून लीग अगले इंतखाब के लिए उनको टिकट दे। ये क्या है चौधरी साहब? नहीं, देखिए, नून लीग, पता नहीं गिलानी साहब ने ये बात कहाँ पे कही है। मैं कल मीटिंग में मौजूद था, ना कोई ऐसी बात हुई है। जी, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई, बिल्कुल कोई बात नहीं की गई। और ये जो बात ये जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। सर, टीवी चैनल पर चली है आज ये पूरी खबर, पूरी डिटेल सर, 12 लोग कौन हैं? रोज जो टीवी चैनल है वो तो रोज अपनी स्टोरियां बनाते हैं, टेबल स्टोरियां होती हैं और वो टेबल स्टोरियां बैठकर चलाते हैं, वो तो चलती रहेंगी। लेकिन मसला ये है कि इनके बहुत सारे लोग इनसे नाराज हैं। क्या आपने बगावत नहीं देखी सिंध के अंदर? क्या आपने बगावत जो सिंध का इन्होंने दिया है वो इनके अपने लियाकत जतोई ने कहा, उसने 35 करोड़ रुपया रिश्वत देकर टिकट लिया है। जो KP के जो बलोचिस्तान से था, ये अभी बात कर रहे थे कि फलां मंडियां लगाता है। मंडियां तो आपने खुद लगाई हुई। वो अब्दुल कादर ठेकेदार जो है उसको पहले PTI का टिकट दिया, वो लोग रिएक्शन आया नीचे से इनकी अपनी पार्टी के अंदर, और अभी इनके जो सदर है बलूचिस्तान का उसने इन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको बाप पार्टी का टिकट देके और अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करा के फिर वोट उसी को ही दे रहे हैं। फिर आजाद, फिर आप KPK के अंदर देख लिया, जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो 20 MNAs MPs नहीं आते। तो ये सारी सूरत हाल है। रही बात ये कि बिल्कुल कल हम जब गए हैं वहां पे नून लीग की क़यादत ने हमें रिक्वेस्ट की, मैं मौजूद था वहां पे, कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। तो हमने बाहमी मुशावरत के साथ पार्टी ने मुशावरत की और उसके बाद हमने वहां पे इनको कह दिया कि ठीक है। हम ये सियासत में ना चौधरी मंजूर साहब, हमारी सियासत इतनी सादा तो आज तक नहीं रही है। जो बाहमी मुशावरत है ना, वो जो हमारा COD है उसके ऊपर भी बाद में PTI ये कहती रही कि बारियां तय कर ली गई। इसको बाहमी मुशावरत कह रहे हैं, कुछ तो तय हुआ होगा। पीपल्स पार्टी ने कुछ छोड़ा है तो कुछ लेना होगा ना? नहीं, कुछ नहीं लिया। क्या लिया है? सर, तो फिर कौमी असेंबली में आप अपना फर्क कैसे पूरा करेंगे? गिलानी साहब जहां खड़े हो, अब आप इसको मुकम्मल तो नहीं है ना जो PTI ने किया है। ये तो बाहमी मुशावरत से तय किए गए हैं सारे सेनेटर।
अगर पीपल्स पार्टी होती तो फिर मुकमुका होता, फिर उसके बाद ये होता कि ये पता नहीं क्या किया गया है, क्या जादू चल गया है, ये क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया। बुनियादी तौर पर अगर आप पीटीआई के अंदर देखें तो वर्चुअली तो पीटीआई के अंदर बगावत हो चुकी है हर तरफ से, और इनके जो 35-40 लोग नाराज हैं इनसे, ये उनको मनाएं जाकर। अगर वो इनको वोट नहीं देना चाहते, फर्ज कर लो वो गिलानी साहब को भी ना दें, लेकिन इनको भी ना दे वोट, तो गिलानी साहब तो फिर भी जीत जाएंगे। तो इसमें कौन सा ये जादू है या कौन सा बात है? आप अपने लोगों को, मैंने तो आज तक नहीं सुना था, ये लोगों के घरों में फिर रहे हैं। आयशा, मैं तारिक फजल चौधरी साहब का भी एक्सपीरियंस है, मैं तो समझता था कि एक खाना होता था मरकज के अंदर और जाकर हुकूमती लोग जो होते थे वो वोट डाल देते थे। अब ये लोगों के घरों में, एक एक बंदे के घरों में फिर रहे हैं। इसका मतलब घरों में कहाँ तो लोग उनसे नाराज है ना चौधरी मंजूर साहब। ये जो आप बात कह रहे हैं ये तो अभी सिंध में भी आ रहा है, गवर्नर हाउस में इस्तेमाल हो रहा है, सईद गनी साहब के घर पे भी दावतें हो रही हैं। अपने माल को संभाले, हम कब कह रहे हैं कि नहीं चौधरी साहब बात है ना, आप जिस मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपके पास सीटें नहीं, पंजाब में मुफाहिमत होगी, इधर सिंध के अंदर आपके पास इतनी सीटें हैं, तो फिर वहां पे भी कोई मुफाहिमत कर लें। किसके साथ करें? सारी पार्टियों ने वहां पर बैठे बात सुन लेना, हो सकता है किसी के साथ नेगोशिएट। पीटीआई ने अपने तीनों कैंडिडेट दे दिए हैं, टेक्नोक्रेट की सीट पे, जनरल सीट पे भी और खातून भी। एमक्यूएम ने सारे कैंडिडेट्स दे दिए हैं, जीडीए ने दे दिए हैं। तो किससे तय करें? सर क्या सिंध में एमक्यूएम मुस्लिम लीग काफ वाला किरदार अदा कर सकती है? नहीं हो सकता है किसी के साथ कोई तय हो जाए। ये तो एक दूसरे के साथ है, किसके साथ पीपल्स पार्टी को फायदा होता है, कौन पीपल्स पार्टी को फायदा दे सकती है, तो वो हो सकता हो जाए। मैं वापस आऊंगी इसके ऊपर, सिंध वाले, उसके ऊपर। तारिक फजल चौधरी साहब, पंजाब के सेनेट इलेक्शन में जो हुआ है, आपके साथ आपका ही नंबर बड़ा है और फिर हुकूमत है वहां पर जो कि मौजूद है, ये किस तरह से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट करके सीटें बांट ली? आप लोग तो उनकी सीटें लेने के दावे कर रहे थे। देखिए, मैं ऐसे कोई एडजस्टमेंट या मफामत नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमें वहां से सीटें मिलनी थी, जो जनरल सीट था वहां से हमें 3 मिलनी थी और हमने अपने 3 ही कैंडिडेट प्लेस किए। बाकी कुछ हमारे जो एमपीएज हैं वो हमारे ज्यादा थे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे कि हमारी जो चौथी सीट है वो हम मीट कर सके। और ना हमने वहाँ पे कोई मंडी लगाई, ना हमने वहाँ पे कोई किसी दूसरी पार्टी के जो मेंबरान है वो खरीदने की कोशिश की। उसमें सबसे बेहतरीन यही था कि हमारे जो मेंबरान जायद है हमारी मुकर्रर तादाद से, जो 3 सेनेटर्स को इलेक्ट कर रहे थे, वो हम तीनों सेनेटर्स में बांट दें ताकि उनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाए। और उसके बाद हमने जो बाकी हमारे जब फाइनल लिस्ट आया हो जाती है, तो उसके बाद जो कवरिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नाम वापस ले लेते हैं। मफामत हमारी इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरूर हुई है, जहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और मैं अपनी पाकिस्तान लीग नून का उम्मीदवार था सेनेट की जनरल सीट के लिए। लेकिन जब पीडीएम ने ये फैसला किया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब मुतफिका उम्मीदवार होंगे, तो कल मैंने अपने कागजात नामजदगी के लिए। तारिक साहब, मैं आती हूँ इस्लामाबाद की तरफ भी, मुझे पहले पंजाब समझाइए ना, परवेज इलाही साहब ने आपको कैसे मनाया, कौन सा फार्मूला पेश किया? ये सियासत है ना सर, आप भी जानते हैं। आपके एमपीएस ने वोट कास्ट नहीं किए, आपको कोई खौफ था? फिर आपके लोग क्यों कहते थे हम पीटीआई के वोट ले लेंगे? नहीं, देखें जी, पीटीआई के वोट लेने की शायद हमने या पीटीआई के बंदे खरीदने की हमने कभी भी बात नहीं की। ये हमने जरूर कहा है जनाब कि हम अपनी जो हमारी 3 सीटें उन्हें हम मुस्तहकम रखें। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 फार्मूला था। एक तो ये थे कि हम चौथा सेनेटर खड़ा करते, लेकिन उसके पास मुकर्रर तादाद जो मेंबरान की जरूरत होती है एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए, वो हमारे पास नहीं थी। और उसके बाद वो जो इजाफी तादाद थी वो हमने अपने 3 मेंबरान पे तकसीम करके, जो हमारे थे अपना जिन्हें हम कहते हैं जो आपके सपोर्टिव कैंडिडेट्स होते हैं कवरिंग, वो हमने वापस ले लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कवरिंग कैंडिडेट्स वापस लिए, तो मैदान में उतने ही सेनेटर रह गए जितनी सीटें थी। ये कोई मफामत वाली बात नहीं है कि हमने उनसे मिलकर कोई ऐसी चीज नहीं। तो सर फिर ये तो फिर तो बात तारिक साहब वहां चली गई जो हुकूमत कह रही है, फिर कौमी असेंबली में भी यही कर लें, जिसके पास जितनी सीटें, जिसका तो हमने तो यही किया कौमी असेंबली में, हमने मुतफिका एक उम्मीदवार। सर फिर इलेक्शन का एक मकसद है ना कि हर एमपीए ने अपना वोट आजादाना इस्तेमाल करना है। तारिक साहब, कौमी असेंबली के अंदर कर लें, ये जनरल सीट हमें छोड़ दें, लेडी सीट ये ले लें, कर लें। मैं अभी आपके प्रोग्राम में ऑफर कर रहा हूँ। अब्बासी साहब, ये चौधरी साहब ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं जनरल सीट इनको दे दे, ऑपोजिशन को, और लेडी सीट हुकूमत रख ले।
ये पंजाब वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा लेते हैं। जो डॉक्टर तारिक साहब ने नहीं बात की ना, वो मैं आपको बताऊं, पंजाब में इनके लिए खरीदना बेचना बड़ा घाटे का सौदा था। पंजाब में 47 MPs खरीद के एक सेनेटर बनता है, इसलिए पंजाब में इनको बाइंग एंड सेलिंग। दूसरी बात, आपको पता है पंजाब में पूरा एक ग्रुप है जो डिफाइंस करना चाहता है, और हम नहीं चाहते कि ये खराब हो, हम नहीं चाहते कि ये फिर रोएं। हम बासी साहब कैसी बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि खराब ना, और आप चाहते हैं कि ना रोएं। नहीं देखे ना, हम तो हमारा तो ये ओपन स्टैंड है, हम तो कहते हैं कि जो जिसका जितना सेनेटर, देखे ना, हम तो नहीं वो रुलाना हक है, वो आप रो रहे हैं। हाँ, आप मुझे बात तो करने देना, मुझे मेरी बात करने दें। करें। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनका पंजाब में इनकी मंडी लगने का इनको नुकसान था। एक तो इनके बहुत सारे MPs, इनको आपको पता है वो ओपनली हमारे वज़ीर आला से मिलते हैं और इनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी जमहूरियत में कोई ऐसी मिसाल कायम हो जिस तरह के ये इन्होंने शुरू की थी छांगा मांगा से, और उसके बाद ये मतलब मजलूम बने। हम इनको ग्राउंड में शिकस्त देंगे। जहां तक मरकज की बात है, हम तो हमारा तो मौकफ वाजे हो गया, और इन्होंने हमारे मौकफ पे चले। हमने कहा था कि जिसकी जितनी सीटें हैं उतना करें, खुदारा ये ओपन कर दें। ओपन का मतलब ये है कि प्रोसेस हो, और जो पार्टियों के वोट हैं, ओपन का तो भी इंतजार है, बट मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। सियासत में कब कोई कहता है कि मेरे मुखालिफ का नुकसान ना हो? ये आप जो बात कर रहे हैं, खुद आपने बलूचिस्तान में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, वहां पर वो अब्दुल कादिर जिस पर इख्तलाफ शुरू हुआ, वो अब अपने पैसे लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में मौजूद है। वहां आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, वहां आवाज ही नहीं है। सिंध में लियाकत जतोई साहब, आपके अपने लोग नाराज बैठे हैं जी। आयशा, PTI खड़ी है हाई मॉरल ग्राउंड पे। हमारा खासा ये है, हमारी बिकती ये चीज है कि हम क्रेडिबल लिफाफे की बात करते हैं, जबकि ये तो कहते हैं क्या हो गया, खाता है तो लगाता भी है। ये तो कहते हैं हम मफामत के खिलाड़ी हैं, हम 6 MPs पे 3 सेंटर निकालें, हमारा ये करिश्मा है। तो ये इनकी हमारी बासी साहब, फिर बलूचिस्तान से अगर एक आजाद उम्मीदवार मुंतखब हो जाए तो PTI की हाई मॉरल ग्राउंड चैलेंज नहीं होगी? आपके इत्तेहादी हैं आपके साथ, बाप वाले भी। सुनाए। मैं ये कह रहा हूं, पहले मैं पंजाब की बात आपको समझा दूं कि ये जो अपने मर्जी के सेनेटर मुंतखब हुए हैं, PTI कामयाब होगी और PDM हार गई। PDM तो कहती है खुफिया डील करने दें। अब चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि ये लोगों को खाने कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। भाई, हमारी कैंपेन है, हम घर घर जाएंगे। हमें पता है कि जो मंडियां लगी हुई हैं इसमें बड़ा चारा है, तो कोई ना कोई हमारा भूल भुलैया में करके कोई चारा खा ना ले जो आप ऑफर कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क में आप पैसे यहाँ ऑफर हो रहे हैं कि जी फलां मुल्क में इतनी प्रॉपर्टी, और ये सारी बातें हम सुनते हैं। तो ये तो अल्लाह का फजल है कि इमरान खान जैसा एक दबंग आदमी खड़ा है कि आपकी वो सारी जो मैं समझ गई पंजाब में क्या हुआ है, मैं समझ गई पंजाब में क्या हुआ। आप मुझे ये बताएं कि जो अब्दुल कादिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर बलूचिस्तान से सेनेटर बनना चाह रहे हैं, पोजीशन का मौक़िफ़ है इमरान खान के उम्मीदवार हैं, आप जानते हैं ये अब्दुल कादिर कौन है? देखें, हमारे वो उम्मीदवार नहीं थे, हमने उनको टिकट दिया, वापस ले लिया। लेकिन आयशा, हमारी एक कोalition है, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी वाली नहीं है, नवाज शरीफ वाली। हमारी गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ हम कायम रखे हुए हैं। तो बहुत जगह पे पॉलिटिकल आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, गिव एंड टेक करना पड़ता है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था, हमारे लोगों ने इतराज़ किया, हमने उनको विड्रॉ कर लिया। अगर हमारा कोई एलाई उनको लेके आता है तो एलाइज का हक होता है और आपने गिव एंड टेक करनी होती है। पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ इस्लामाबाद में देने के लिए पंजाब में सरेंडर किया मुस्लिम लीग नून के सामने। तो हमें भी हमारी मजबूरियां हैं, हमें जहां पे हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी सुनना पड़ती है। PTI स्टैंड बड़े वेरी ट्रांसपेरेंट। बाकी हमें जो हमारे एलाइज हैं उनका है, उनकी बहुत सारी बातें जो है वो हमारे शायद मेयार पे पूरा ना उतरे, लेकिन ये हमारी आपस में जो हमारी ये मजबूरी की शादी है ये हमने चलानी है ना। मजबूरी की शादी चला रही है हुकूमत। चले आज अब्बासी साहब ये तो तस्लीम कर गए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि एलाइज के साथ गिव एंड टेक तो होता है, इसी तरह आप लोगों ने वफाक और सूबे में गिव एंड टेक किया है। ये एक खबर है जो मैं चौधरी मंजूर साहब से भी पूछ रही थी, आज मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि 12 MNAs का कल गिलानी साहब ने कल की मुलाकात में जिक्र किया है। अगर आपके इल्म में इस मुतालिक हो, इस खबर से मुतालिक, कि वो इस शर्त पर गिलानी साहब को असेंबली में, कौमी असेंबली में वोट देने को तैयार हैं सेनेट के लिए, अगर उनको आने वाले इलेक्शन में नून लीग के टिकट की यकीन दहानी करवा दी जाए। तारिक साहब। आयशा, मैं पंजाब में तो ऐसे MPs से वाकिफ़ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिनका ताल्लुक़ है, और वो इस शर्त पे हमारे साथ अभी भी आने के लिए तैयार हैं कि उन्हें इस बात का वादा किया जाए कि अगले इलेक्शन में उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना टिकट देगी पंजाब असेंबली के लिए। इससे तो मैं वाकिफ़ हूँ बिल्कुल, मैं अच्छे तरीके से, मुझे पता है वो कौन कौन से लोग हैं और हमारे लोगों से वो राब्ते में हैं।
बाकी कितने वो लोग कौन हैं? से MNAs हैं जिन्होंने, अभी तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो हमसे बराह रास्त रब्ते में हैं और वो टिकट की जो है गारंटी मांग रहे हैं। बाकी मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। बाकी जो गिलानी साहब की आपने बात की है, मैं इससे लाइल्म हूँ कि किस किस ने गिलानी साहब को ये बात की है, लेकिन जहाँ तक मजमूई तौर पर सूरत हाल आपने देखी है, जिस तरह लोग इनसे नाला हैं हुकूमती पॉलिसियों से भी, और जिस मेरिट पे इन्होंने टिकट दिए हैं, ये तो बड़ी या आप ये कहें कि अजीब बात होती है कि आप अपने आप को ज़ाहिर ये करें कि आप अखलाक की आला तरीन बुलंदियों में फायज़ हैं, और उसके बाद जब आप टिकट बेचें और जो मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं वो आपके टिकट जो हैं पैसे के ज़ोर पे ख़रीद लें, तो कभी आप उसे कहें कि जनाब मजबूरी की शादी है, कभी आप उसे कहें ये यू टर्न है। तो बुनियादी तौर पे ये आप लोगों की दोगलापन है कि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। चलें, ये तो हमने मान लिया। जो सिंध में आपके साथ हुआ है, अबरो साहब की सारी कहानी आपने सुनी, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मीडिया के ज़रिए ही जो कुछ मेरे तक पहुँचा, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा, वो कोई उसूलों पे मबनी को टिकट था, और इसके अलावा कई और ऐसे वाक़यात इनके। तारिक साहब, मैं ये ब्रेक के बाद सिंध पर आती हूँ, लेकिन आप मुझे ये फरमाइएगा कि ये कौमी असेंबली में आप लोगों ने ये डिफरेंस फिर कैसे पूरा करना है? आप तस्लीम करने को तैयार नहीं, MPs आप तस्लीम कर रहे हैं राब्ते में। मैं बता देता हूँ जी, मैं बता देता हूँ, बताइए। आ जाएं ब्रेक से वापस। नहीं सर, ये मुझे ब्रेक से पहले आप बता दें। मैं बता देता हूँ, देखें ब्रेक आपकी कुछ ग्रुप बंदियां कर दी गई हैं, कुछ लोग माफ कर दिए गए हैं, क्या ऐसा है? हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी नाकस हैं कि लोगों को अपने हलकों के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, और वुज़रा। तारिक साहब, ये सियासी बयान है, मुझे वो कैलकुलेशन चाहिए। तारिक साहब, ये सियासी बयान है। माजी में इमरान खान इसी बात पर कह चुके हैं, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहे हैं। मुझे वो कैलकुलेशन चाहिए जो आप और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कर रहे हैं। ये फर्क अच्छा खासा है, ऐसे तो पूरे होने वाला नहीं। मैं ब्रेक लेती हूँ। अब ब्रेक ले लूं। आप वो फॉर्मूला जिसने ये फर्क पूरा करना है, जिसके लिए आप लोग जोर लगा रहे हैं गिलानी साहब के लिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़े। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाब के लिए जो अरकान असेंबली में मौजूद है, जिन्होंने वोट करना है, मैं इस्लामाबाद की बात करी, 340 नशिस्तें हैं। हुकूमत के साथ 180 लोग मौजूद हैं, इत्तेहादी मिलाकर, और अपोजिशन के पास 160 नशिस्तें हैं। तारिक साहब से मैंने कैलकुलेशन लेनी, लेकिन उससे पहले अब्बासी साहब, जो जिक्र बार बार ऊपर हुआ लियाकत जतोई, और जो सिंध में मामला आपके चल रहे हैं, नाराज ग्रुप वहां से गवर्नर हटाने का मुतालबा कर रहा है। आज बड़ा इजलास किया, उन्होंने एक लेटर भी देना था, अभी वो आया नहीं है। वो कहते हैं हम सिर्फ वजीर आजम से मुज़ाकरात करेंगे, आपसे तो अपने लोग नहीं संभल रहे। हफीज शेख साहब के लिए मुश्किल कर देंगे आप लोग। आयशा, पाकिस्तान में लोगों को आदत नहीं है जमहूरियत की। जमहूरियत में इसी तरह लोग इख्तलाफ करते रहते हैं, टिकट पे इख्तलाफ, अपॉइंटमेंट पे इख्तलाफ। और ये तो आपको नवाज शरीफ साहब का एक ख़ानदान है, एक जरदारी साहब का ख़ानदान है, वो ख़ानदान में 4 बड़े बैठ के फैसला करते हैं। बाकी जो मेरे 2 भाई यहाँ का हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये सारे बस एक ख़ानदानी मरूसी सियासत के, बाकी बस इनका यस सर नो सर करना है। हमारी पीटीआई आज़ाद लोगों की बात है, आप देखिएगा रिजल्ट क्या आते हैं, तो वो हम इख्तलाफ नहीं, अब्बासी साहब, आपके लोग भी तो इख्तलाफ कर रहे हैं कि आपके लीडर उनको सुन नहीं रहे। मतलब जमहूरियत में सुनना तो चाहिए। वो सिंध से भी यही आया कि हमें नहीं सुना गया, बलोचिस्तान से भी यही आया, नहीं सुना गया। भाई वो उनके लिए कोई सजा तो नहीं है ना, वो एहतजाज करते हैं, बाद में बैठ के मान भी जाते हैं। आप कहते हैं शकूर शाद नहीं दे रहे, राजा रियाज नहीं दे रहे, सबको जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज गया सारे ठीक हो गए। वो सुनना चाहते हैं, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, ये एक जमहूरी अंदाज है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है, ये कौम की अखलाकियात को और माजी की बर्बाद की हुई सियासी साख को ठीक करे, और हर उम्मीदवार अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे। ज़मीर के मुताबिक जब वोट डलेगा तो हफीज शेख साहब कितने वोट ले लेंगे कौमी असेंबली से? मुझे लगता है कि 190 की मेरी कैलकुलेशन है। बाकी मैं तो कोशिश करूंगा, ओपन हुआ तो जो हमारे तो 180 आपके होंगे और 10 ज़मीर की आवाज पर आपके पास आएंगे, ये आप बता रहे हैं। देख लीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं अगर खुफिया वोटिंग होगी तो फिर खुफिया वोटिंग तो ये चीजें चलती हैं। अगर ओपन वोटिंग होगी तो आपको पता है गवर्नमेंट की अक्सरियत है, और गवर्नमेंट के इनके बहुत सारे लोग एब्सटेन भी करेंगे, और इनको अंदाजा नहीं है कि इनके लोगों की क्या। हम तो ये इस बात पे खुश नहीं होते ना, ये तो ऐसी रोज एक कहानी सुन के और सुना के सोते हैं, इतने हमने तोड़ लिए, इतने तोड़ लिए। आप देखा पंजाब में ये भागे, जी जी मुकम्मल करें।
पंजाब में ये भाग गए, किसी मुकाबले से ही भाग गए, वो अपने अपने जो इनका हिस्सा था। अभी इसी तरह मरकज में भी इनका हिस्सा यही है कि इनकी कोई सीट नहीं है, दैट्स इट। बाकी अगर ये कोशिश करते हैं कि इनको हक है कि 4 दिन अपना ये सौदा बेचें कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, अदम एतमाद है। जरदारी साहब ने इनको खेल खिला के कोने में बंद कर दिया है। अब नून लीग जो है, इनके फैसले जरदारी साहब करेंगे। ये नून लीग के वर्कर से पूछें उसको कितनी तकलीफ है, नून लीग के एमएनए एमपीए से पूछें कि उसकी पार्टी पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई है। वो तो सारी मुझे चौधरी मंजूर साहब ये तो आपकी तरफ ले आए कि पीपल्स पार्टी खिला रही है पूरी पीडीएम को और उसके फैसलों पे चल रहे हैं। आपके ख्याल में गिलानी साहब कितने वोट लेंगे असेंबली से? अच्छा देखिए, अभी ये देखे ना, इन्होंने खुद दावा कर दिया 190 वोट लेगा इनका कैंडिडेट अपील से। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट हुआ तो हम ले लेंगे। और कौन 190 और 1 मिनट? अच्छा चाहिए, चलो जी चौधरी साहब। अब देखे ना, अब मसला ये है कि अगर 190 वोट का ये दावा करते हैं तो मेरी इतला ये है कि बुनियादी तौर पर इनके 40 मेंबरान इनको वोट नहीं देना चाहते। अच्छा। जिनमें से शकूर शाह से लेकर आमर लियाकत से बहुत सारे लोग तो ओपन कह चुके हैं। तो अगर 40 वोट इनको नहीं मिलते तो 140 रह गए। तो मसला यही है इनका प्रॉब्लम, बजाय इसके कि उनको मनाए ये दूसरा दावा करते थे। चलें जी, ये अब मैं तारिक साहब, अब आप पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रहे हैं। ये कैलकुलेशन आ गई है कि हुकूमत 190 लेगी और चौधरी मंजूर साहब के ख्याल में कि हुकूमत के 40 उनके पास आएंगे तो उनके 200 हो जाएंगे, 140। आपकी कैलकुलेशन क्या है? देखिए जी, एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं ढीठ पना। वो आपने देखा है, भाई साहब हमारे दोस्त हैं, आप सवाल उनसे कर रही हैं कि आपकी पार्टी में इख्तलाफात हैं, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ मुर्सी सियासत, पीस पार्टी मुर्सी सियासत। भाई खुदा का वास्ता है, ये ढीठपना जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुरा इम्तियाज़ है। इनके बंदे इनसे भाग रहे हैं, बंदे इनसे नाराज़ हैं, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से नाला हैं, ढीठ बने हुए हैं, पूरी पार्टी ढीठ बनी हुई है। नहीं जी, मसला ही कोई नहीं है, हम 190 लेंगे। अब आप ये मुझे बताएँ, और साथ ये फरमा रहे हैं कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई तो हम 10 वोट ज़्यादा लेंगे। अगर खुफिया बैलेटिंग से आपको 10 वोट फालतू मिलने हैं तो फिर रोज़ आप क्यों जनाब उधर जाके सुप्रीम कोर्ट के पाँव पकड़ रहे होते हैं कि जनाब खुदा का वास्ता है वोटिंग को ओपन कर दें, खुदा का वास्ता है वोटिंग को ओपन कर दें। और उनके फैसले से पहले सदारती ऑर्डिनेंस, आपको पता है कि हमारे लोग हमसे भाग रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि यकीनन एमपीएस एमएनएस के लिए ओपन बैलेटिंग में वोट देना पार्टी के खिलाफ मुश्किल होता है। लेकिन जब खुफिया बैलेटिंग होगी तो वो बिल्कुल अपनी ज़मीन पे वोट देंगे, वो आपसे खुला अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। और वो अपनी नाराज़गी का इजहार आपके जो वोट आपने, जो टिकट आपने बेचे हैं उम्मीदवारों को, जिनसे आपके जो असल जनवन हुक्मरान है, जनवन आपके मेंबरान है, वो नाला है, वो अपनी नाराज़गी का इजहार आप इस तरह करेंगे कि आप वोट नहीं देंगे। कितने लोग देंगे ना, वो तो कह रहे हैं आपके लोग एब्सटेन करेंगे। तारिक साहब, अब्बासी साहब कहते हैं आपके लोग एब्सटेन करेंगे और कुछ उनकी तरफ जाएंगे। ये मेरा भाई, अच्छा एक मिनट तारिक साहब, चौधरी मंजूर साहब कोई जुमला कहना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। बुनियादी तौर पर इनकी ये जो पीटी पार्टी है ये टूट चुकी है अमलन। बलूचिस्तान के अंदर बगावत है, केपी के अंदर बगावत है, सिंध के अंदर बगावत है, सारी जगहों पे बगावत हो गई है उसके अंदर। तो अब इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं सिवाय इसके कि ये बढ़ के मारते जाए। तारिक साहब, मुझे आप ये बताएं, बगावत की बात आपकी तरफ से भी जी जी कि हफीज शेख साहब जी, मैं कहता हूँ जी कि इनके अगर किसी जनवन, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर जनवन पॉलिटिकल वर्कर को किसी टिकट देते तो लोग उन्हें दौड़ दौड़ के वोट देते। अब इन्होंने जिस खातून को टिकट दिया जिसका नाम फौजिया अरशद है, वो यहाँ F8 से इनकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की चेयरमैन है। वो एक जनवन वर्कर हैं, उसे शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोट देना पसंद करें। हफीज शेख साहब कौन है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? ये भाई साहब को समझ ही नहीं आ रही कि क्या बात कर रहे हैं, आगे हकीकत क्या है, किस लिए हफीज शेख साहब को वोट देंगे? लेकिन वो दावा तो कर रहे हैं ना तारिक साहब, वो दावा तो कर रहे हैं 190 मिलेंगे। आपका दावा क्या है? नून लीग ने भी तो कुछ कैलकुलेट किया होगा और आपने कमिटमेंट भी दिया गिलानी साहब के लिए। हमने देखें जी, हमने तो बुनियादी तौर पे अपनी जो हमारी वोटें हैं वो हमारी कमिटमेंट है, जो नून लीग के मेंबरान है वो देंगे। दूसरा, गिलानी साहब के, ये मैं तीसरी बात बता रहा हूँ, नाराज़गी की बात इनके मेंबरान की मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। गिलानी साहब की अपनी शख्सियत और किरदार ऐसा है, जैसे ये कह रहे थे कि लोगों को पता नहीं वो क्या दे के नहीं। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ख़ानदानीपन और वज़ादारी, जो तहरीक इंसाफ में नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है ख़ानदानीपन क्या होता है, वज़ादारी क्या होती है। जिस पार्टी की बुनियादी गालम गलोच हो और दूसरों के जनाब वो डंडे सोटे गले पकड़ना, ओए करके बुलाना,
ये कल्चर जो है तहरीक इंसाफ का है। गिलानी साहब बड़े वफादार तो आदमी हैं। आप कह रहे हैं साउथ 5 साल पंजाब से वो कोई रहे फैक्टर हैं काम वज़ीर करेगा आज़म। इसमें? तो उन्होंने बिल्कुल करेंगे, और जिन लोगों को गिलानी साहब ने अपने दौर में इज्जत दी है वो गिलानी साहब को जरूर इज्जत देंगे। जो ठीक है, मेंबरान आज हॉल में मौजूद हैं, जो गिलानी साहब के दौर में MNAs थे, वो गिलानी साहब का ख्याल रखेंगे। गिलानी साहब ख्याल जीतेंगे रखा जाएगा गिलानी साहब का। चौधरी मंजूर सदाकती तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपोजिशन कहती है PTI में बगावत हो गई है, मगर PTI ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर कॉन्फिडेंट है? कहती है 190 वोट लेंगे हफीज शेख साहब। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।